वेलकम एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को सुपर सिंपल और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो पूरे चैप्टर के बेसिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट काम करना और टाइम पे रिजल्ट लाना। और वहीं बात की जाए एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी, मैन पावर का बेस्ट यूज़ करना, वेस्टेजेस की अवॉइड करना। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर एक कंपनी 100 शर्ट्स का ऑर्डर 10 दिन में कंप्लीट कर लेती है बिना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाए तो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी। वहीं बात की जाए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहीं बात की जाए नेचर भी कह सकते हैं। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करती है तो इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड भी कहा गया है। परवेसिव। नंबर 2, परवेसिव। हर जगह अप्लाई होता है, यह एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। जैसे कि बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, सब जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है तो इसलिए और परवेसिव कहा गया है। वहीं बात की जाए तीसरे फीचर की, मल्टी डायमेंशनल। 3 चीज़ों को मैनेज करता है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें ही होती है। नंबर 1, वर्क यानी कि कोई काम करना। नंबर 2, पीपल जो उस काम को अंजाम देंगे। नंबर 3, ऑपरेशन, उन लोगों द्वारा जो काम किया जाता है उनको मॉनिटर किया जाता है तो उनको ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल कहा गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि इसमें वर्क, पीपल, ऑपरेशन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है चीज़ों को मैनेज करके। वहीं बात की जाए चौथे फीचर की, वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकता। एक गोल अचीव हुआ दूसरे गोल को अचीव करना, दूसरा गोल अचीव हुआ तीसरे गोल को अचीव करना। वहीं बात की जाए पांचवें फीचर की, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट तभी होता है जब लोग मिलकर काम करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन। जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो गोल भी जल्दी अचीव होंगे। और मैनेजमेंट का ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ग्रुप एक्टिविटी, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपर लेवल पे ले जाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के हक में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के गोल अचीव हो और साथ में उन लोगों की भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड और ग्रुप एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है मैनेजमेंट, परवेसिव भी है, मल्टी डायमेंशनल भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है और ग्रुप एक्टिविटी भी है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, 5 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, आप लर्न कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बात की जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 लेवल पर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ और सर्वाइवल। इसमें 3 होते हैं, पहले प्रॉफिट कमाना, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होएगी और सर्वाइवल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए कुछ करना, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट देना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देना। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि मतलब सोशल बेसिक तौर पे सोशल वेलफेयर करना। वहीं बात की जाए तीसरे ऑब्जेक्टिव की, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज़, पर्सनल वर्ड रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ से, पर्सनल या पर्सनल मतलब कुछ भी कह सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सेटिस्फैक्शन, कैरियर ग्रोथ, उनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं देना जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़, उनके बच्चों के लिए कैरियर ग्रोथ और एम्प्लॉयज़ को भी सुविधाएं देना जैसे कि फर्स्ट एड, पीडीएफ, प्रोविडेंट फंड, मतलब जो भी है, पीडीएफ बोल दिया था, सॉरी गाइस पीएफ, प्रोविडेंट फंड। और वहीं बात की जाए एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सेटिस्फैक्शन, उनको और भी मतलब और भी बेनिफिट जैसे कि बोनस वगैरह कभी कभी दे देते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत खुश रखती हैं, तभी उनके टारगेट्स ईजिली और जल्दी अचीव हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत खर्चा करती है। इसलिए मैं भी चाहूँगा कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रोथ करें और अपनी तो उनकी होगी फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में काम करेंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, गोल अचीव करने में मदद। नंबर 2, एफिशिएंसी बढ़ाता है। नंबर 3, डायनामिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सिखाता है। नंबर 4, इनोवेशन और ग्रोथ को प्रमोट करता है। नंबर 5, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। नंबर 1, गोल को टाइम से अचीव करना। नंबर 2, एफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट में
यानी कि कम कॉस्ट में काम करना, एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में अच्छे से रिसोर्सेज को करना, एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेजेस करना, और डायनामिक इन्वायरमेंट यानी कि बदलते इन्वायरमेंट के साथ साथ एडजस्ट करना, इनोवेशन यानी कि नई ग्रोथ करना, सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करना। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट के एलिमेंट होते हैं पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस। मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशन से काम करता है, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस का मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं जो कोज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। यानी कि बात की जाए मैनेजमेंट एक कंप्लीट तरीके से आर्ट है और साइंस का अभी कुछ नहीं कह सकते, और प्रोफेशन तो ये है ही नहीं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा जाए तो इसको आर्ट कहा गया है। साइंस का मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं जो कोज एंड इफेक्ट्स बेस पे होते हैं। और वहीं बात की जाए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के 3 फीचर होते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट इनके करीब है लेकिन अभी फुली डेवलप्ड प्रोफेशन नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कहा जाता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के कुछ मिक्स हैं, जो फीचर्स हैं वो मिक्स हैं, इसलिए इसको मैनेजमेंट बहुत साइंस एज एन आर्ट कहा गया है लेकिन कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि यह इनके करीब है लेकिन इनको कहा नहीं गया है। तो वहीं बात की जाए मैनेजमेंट इनके करीब है लेकिन अब फुली डेवलप्ड प्रोफेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल की। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 टॉप लेवल, जिसमें आते हैं CEO, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका काम होता है पॉलिसीज बनाना। नंबर 2 मिडिल लेवल, जो कि डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जिनका काम होता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। नंबर 3 लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल, इसको इन 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें सुपरवाइजर एक्चुअल वर्क करवाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। ये है मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शन। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, नंबर 5 कंट्रोलिंग। तो नंबर 1 प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि फ्यूचर के लिए डिसाइड करना, क्या करना है, कब, कैसे करना है। नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को अरेंज करना सही तरीके से। नंबर 3 स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब पे स्किल्स के अनुसार लगाना। नंबर 4 डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन में और गाइड करना कि कैसे कुछ क्या कार्य करना है। नंबर 5 कंट्रोलिंग, यानी कि कंपेयर करना एक्चुअल वर्क और प्लान से के करेक्शन करना, मतलब कंट्रोल करना उनको, जो कोई गलतियां कर रहा है उस एम्प्लॉयज़ को देखना कि कैसे कर रहा है, जो उसकी गलतियां हैं उसको गलतियां बताना है। तो चलिए दोस्तों हम चैप्टर का क्विक रिकैप करते हैं। मैनेजमेंट यानी कि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरह से वर्क करना। 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर। 5 फंक्शन, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड डेवलपिंग प्रोफेशन। और इंपॉर्टेंस यानी कि गोल, ग्रोथ, सोसाइटी के लिए काम करना। तो 8 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद। वेलकम फ्यूचर मैनेजर्स, आज हम समझेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, 8 मिनट में ये चैप्टर ऐसा सिखा दूंगा आपको कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी बिजनेस को स्मूथली और सक्सेसफुली चलाने में हेल्प करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में विद फुल कंसेप्ट क्लैरिटी। लेट्स गो। नंबर 1 मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल्स या गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने और काम को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे साइंस के लॉज होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे साइंस के लॉज होते हैं, न्यूटन्स के लॉ सुना था आपने, और भी बहुत सारे लॉज सुने होंगे आपने, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। इसके 5 फीचर्स होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस या नेचर भी कह सकते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो। नंबर 2 जनरल गाइडलाइंस, ये गाइडेंस देते हैं, किसी काम को करने का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं। नंबर 3 फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से डेवलप हुए हैं। नंबर 4 फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। नंबर 5 एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, लोगों के काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। नंबर 1 बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल एक्शन। नंबर 2 साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। नंबर 3 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 4 मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट नीड्स। नंबर 5 फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, ये थी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।
नंबर 1 में बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल एक्शन होती है। नंबर 2 साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। नंबर 3 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना। नंबर 4 मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। नंबर 5 फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स यानी कि इम्पोर्टेंस 1 ये है जो दिए हैं। नंबर 1 डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जांपल, एक वर्कर सिर्फ पैकिंग ही करे, दूसरा सिर्फ बिलिंग ही करे तो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स के पास पावर्स होनी चाहिए डिसीजन लेने की, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। नंबर 3 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाता है। नंबर 4 यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर आना चाहिए, वो एक बॉस का ऑर्डर माने। अगर 2 बॉस होंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम गोल के लिए एक ही डायरेक्शन हो। सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम दोनों का फोकस प्रोडक्ट सेल बढ़ाना ही हो, अदरवाइज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। नंबर 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के नीचे रखे, अपना इंटरेस्ट बाद में, पहले कंपनी के गोल अचीव करने की तरफ ध्यान हो। नंबर 7 रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। नंबर 8 स्केलर चेन, प्रॉपर कम्युनिकेशन चेन हो टॉप से बॉटम तक। फ्यूल ने गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट भी दिया था जो कि शॉर्टकट इन इमरजेंसी है। नंबर 9 ऑर्डर, सब चीज़ें और लोग प्रॉपर जगह पे होने चाहिए ताकि काम जल्दी से संभव तरीके से हो सके। नंबर 10 इक्विटी, जस्टिस एंड काइंडनेस विद एम्प्लॉयज़। कोई भी मतलब ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि उसको बुरा लगे। नंबर 11 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को काम नहीं आ रहा उसको एकदम हटा दो, उसको थोड़ा मौका दे ताकि वो संभले, सीखे। नंबर 12 इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को नए आइडियाज सजेस्ट करने देना चाहिए, उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, यानी कि उनके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए। नंबर 13 एस्पिरिट दी कोर्स, टीम स्पिरिट यानी कि यूनिटी और कोऑपरेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्यूल टेलर। FW टेलर को कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका फोकस था काम को साइंटिफिक मेथड से करना ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नंबर 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, काम साइंटिफिक तरीके से हो, गैस वर्क नहीं। नंबर 2 हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कोऑपरेशन होनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कोऑपरेशन होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टीम वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही कर ही जा रहे हैं काम। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सनल, राइट ट्रेनिंग और बेस्ट फिट जॉब होनी चाहिए ताकि हर वर्कर की डेवलपमेंट हो। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। जी हाँ, सही सुना आपने। नंबर 1 फंक्शनल फोरमैनशिप, एक वर्कर को अगर आप एक्सपर्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसको गाइड करते हैं, प्लानिंग एंड उसकी मतलब प्लानिंग प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं। नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड हो। नंबर 3 मोशन एंड टाइम स्टडी, काम को स्मॉलेस्ट स्टेप्स में ब्रेक करके बेस्ट मेथड फाइंड करना, यही होती है मोशन और टाइम स्टडी। नंबर 4 डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अच्छा काम करने वालों को ज़्यादा पैसा, स्लो काम करने वालों को कम। सिंपल, जैसे कि कोई वर्कर कंपनी में अच्छा काम करता है और कोई स्लो काम करता है, ये नहीं कि दोनों को एक पैसा दो, अच्छा काम करता है जो उसको ज़्यादा पैसा दो और जो कम काम करता है उसको कम पैसा। इससे जो वो है वो प्रभावित होगा ज़्यादा कार्य करने के लिए कि यार इसको ज़्यादा काम करता है, इसको ज़्यादा मिलता है पैसा, तो क्यों ना मैं भी ज़्यादा काम करूं और मुझे भी ज़्यादा पैसा मिले। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम एग्जांपल की मदद से इनका एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक वर्कर डेली 50 यूनिट बनाता है और स्टैंडर्ड 40 है तो उसको एक्स्ट्रा वेज मिलेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर एक वर्कर डेली 50 यूनिट्स बनाता है और जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो 40 है, टारगेट जो है वो 40 है
और जो वर्कर है वो 50 बनाता है डेली तो उसको एक्स्ट्रा वेज मिलेगी। जी हाँ, ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण जिसकी वजह से आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से कर सकते हो। अब हम क्विक रिकैप लेंगे। पहले हमने फेयरवेल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के एक्सपर्ट के बारे में पढ़ा, फिर टेलर की फैक्ट्री साइड का एक्सपर्ट पढ़ा, फिर फेयोल के 14 प्रिंसिपल डिसिप्लिन यूनिटी ऑर्डर स्केलर चेन, फिर टेलर के प्रिंसिपल साइंस हार्मनी कोऑपरेशन, फिर साइंटिफिक टेक्निक्स मोशन स्टडीज स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेट्रा पढ़े। तो ये आपका आज तो मैंने 7 मिनट में ही आपका चैप्टर ख़त्म कर दिया। जी हाँ, ये छोटा सा चैप्टर है, बस आपको तरीके से करना है। साइंटिफिक टेक्निक्स मोशन स्टडीज स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेट्रा ये सब थे इसमें। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फुल एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्लियरली समझ आया होगा कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जी हाँ, आपका 8 मिनट में चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू। वेलकम लर्नर्स, आज हम समझेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट। एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर तरफ दिखाई देता है, मार्केट में, पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी में। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ से डीपली कनेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आप हमारी 8 मिनट सीरीज़ में। आपके बुक 1 के 8 के 8 चैप्टर 8 मिनट सीरीज़ में हम कंप्लीट कर देंगे और आप 2025-26 में 4 क्या होगे। और अगर आप 2x की स्पीड से देखोगे तो 4 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट यूट्यूब पर सबसे फास्ट बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन जो किसी बिजनेस के डिसीजन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उसको ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ये फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कस्टमर टेस्ट और इकोनॉमिक कंडीशन। जी हाँ, ये फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट बढ़ा दिया तो वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। जी हाँ, वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और वो बिजनेस के लिए एक इन्वायरमेंटल चेंज है। अब हम बात करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, ये सब एक ही चीज़ है, एग्जाम में घुमा कर पूछ लिया जाता है। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट सब एक्सटर्नल चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। नंबर 2, जनरल फोर्सेस जो कि इनडायरेक्ट वे से इम्पैक्ट करती है बिजनेस को, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर। नंबर 3, डायनामिक नेचर, हर वक्त चेंज होता रहता है, इसको परखना मुश्किल होता है। नंबर 4, अनसर्टेनिटी, क्या होगा कब होगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। नंबर 5, रिलेटिविटी, सेम चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है डिफरेंट बिजनेस पर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जो पहले चेंज को समझ जाता है वो मार्केट में लीड ले लेता है। एग्जाम्पल, जियो ने पहले 4G का ट्रेंड समझा और डोमिनेट किया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 यानी कि अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल, पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है। जैसे अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार कंपनीज अलर्ट हो जाएंगी। जैसे कि आजकल वॉर भी चल रहा है तो उससे पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं, जिससे कार कंपनीज अलर्ट हो जाएंगी। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प मिलती है। नंबर 3 है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जो कि फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है। नंबर 4, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट को समझ के न्यू कस्टमर, सप्लायर्स, पार्टनर्स मिलते हैं। नंबर 5, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मार्केट के साथ अपडेटेड रहने से ग्रोथ होती है और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। नंबर 1, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, टैक्सेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग लोन लेकर ज़्यादा खरीदारी करते हैं। नंबर 2, सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी के वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, ट्रेंड्स को देखकर जो चलते हैं उसको बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी से डाइट फूड का ट्रेंड बढ़ा। जी हाँ, हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी से डाइट फूड का ट्रेंड बढ़ा। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, न्यू इन्वेंशंस, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट
और ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स के बाद पुराने मोबाइल फोन्स की डिमांड क्या हो गई, गायब हो गई। पुराने फ़ोन कम देखने को मिलते हैं आजकल। नंबर 4, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिसीज, लीडरशिप। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है। नंबर 5, लीगल इन्वायरमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, कंज्यूमर लॉज, लेबर लॉज इत्यादि। एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। जी हाँ, आपने सही सुना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म 1991। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिससे हम कहते हैं एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नंबर 1, लिबरलाइजेशन, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हटाना, लाइसेंस राज को बिल्कुल ख़त्म कर देना। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजी बनाना, यानी कि एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस आसान बनाना। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देना। डिसइन्वेस्टमेंट करना, एग्जाम्पल, एयर इंडिया का प्राइवेटाइज होना। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी को दुनिया से कनेक्ट करना है। एमएनसीज को इंडिया में काम करने के लिए अवसर देना, एमएनसीज को इंडिया में काम करने देना। एग्जाम्पल, अमेजोन, एप्पल, मैकडोनल्ड इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो ये क्या है, ये सब एमएनसीज हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, जो कि हमारे देश में रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन बिजनेस। नंबर 1, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों लेवल पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। नंबर 2, कस्टमर्स इन दी किंग, कस्टमर इज दी किंग, ज़्यादा ऑप्शंस, बेटर क्वालिटी डिमांडेड होती है। नंबर 3, रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंडियन बिजनेसेस ने नए सिस्टम्स एडोप्ट किए हैं। नंबर 4, नीड फॉर चेंज, सर्वाइवल के लिए एडेप्टेबिलिटी जरूरी है, अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट के साथ चेंज करना जरूरी है। नंबर 5, ग्लोबल मार्केट एसेस, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हुआ, ग्लोबल डिमांड ग्रो हुई, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो स्तर है पूरे विश्व में बढ़ा। जी हाँ, ये इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन बिजनेस है। इंक्रीज कंपटीशन हुआ है, कस्टमर किंग है, जो कस्टमर होता है वो किंग होता है मार्केट का, जिधर एक कस्टमर जाता है वो दूसरों को भी उत्तेजित करता है। रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, नीड फॉर चेंज, यानी कि एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। नंबर 5, ग्लोबल मार्केट का असेस हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ईजी हुआ है, ग्लोबल डिमांड ग्रो हुई है, यानी कि बड़े स्तर पर डिमांड बढ़ी है। ये थे बिजनेस स्टडीज़ के इफेक्ट एलपीजीज रिफॉर्म जो 1991 के बाद आए थे। जी हाँ, अब बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इजी हो गई है। मैं आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूँगा कि आप ज़िंदगी भर अपने टॉपिक्स को नहीं भूलोगे। और ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर था, ये सब आसान तरीके से अब आपके चलेंगे 3 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और जो लास्ट के 2 फंक्शन हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उनके ऊपर वीडियो थोड़ी लेट आएगी। और आप पढ़ते रहें और मेरी इस सीरीज़ को, आपके भाई के इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। 8 मिनट में मैं आपकी हर चैप्टर की रिवीजन करा दूंगा। और अब हम करेंगे इस चैप्टर की क्विक रिकैप कि हमने अब तक इसमें क्या क्या पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्विक रिकैप। नंबर 1 पे हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग बिजनेस। नंबर 2, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल मिस्टेक हो जाती है इतनी कंटिन्यूटी में बोलना। और फिर हमने पढ़े एलपीजी रिफॉर्म्स से इंडियन बिजनेस के ग्लोबल बना दिया, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल बना दिया। फिर फर्स्ट मोस्ट एडवांटेज प्लानिंग एंड इनोवेशन के की सर्वाइवल। अब दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू, इजी, रिलेटेबल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 प्लानिंग को सिंपलीफाई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।